अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? दिस इज़ आप योर होस्ट अख्तर सईद और यू आर वाचिंग हेल्थ एंड कैरियर विद अख्तर सईद. So today we have a very nice personality and I would like to introduce a person which is having a medical professional field. So he started his career as a MD. He's done MD USA, a diploma at American Board of Internal Medicine and diploma at American Board of Disabilities and Hematology and Oncology. A very versatile profile. And after this he has expanded around 18 years in US, 2 years in UK and 2 years in Iran and 2 years in Pakistan as a registrar in Civil Hospital Karachi. So we have a very pleasing and very charming and very knowledgeable personality, Mr. Munir Hussain Faswala with us. Assalamu alaikum Dr. Sahab, how are you? Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. I welcome you on behalf of Venus HD and my channel. So would you like to introduce yourself? My name is Dr. Munir Hussain Faswala. I am a grad of SMC 1981. Okay. I am a diplomat American Board of Internal Medicine, diplomat American Board of Geriatrics, diplomat American Board of Disabilities and Hematology and Oncology. I started my career from Iran. I speak full Persian. तमाम नाजरीन रा खुशामद मी उम्मीद मी कोनम और सलामत बाशी तमाम खस्ते न बाशी इंशाल्लाह मौजू ऐसे है तो इमराज कल्ब पर सोबत मी करीम. So we'll speak on heart diseases today and hypertension. Today hypertension is one of the burgeoning issues of our time, especially in this part of the world. And with a lot of salt intake which we do, we consume excess amount of salt. So much so that it causes a very adverse profile on the cardiovascular system. And hypertension is a issue which, hypertension I will say is a silent killer. People suddenly develop a stroke or a MI and renal failure. So many people I have seen going into end-stage renal disease and renal failure of hypertension, and it is unknown to them. And they suddenly appear with in SIUT or any renal department, then they are requiring dialysis, and it's a total disaster because nobody is willing to donate a kidney in Pakistan या गुर्दे कोई देना नहीं चाहता, सब भाग जाते हैं. और गुर्दे चूँकि ये बहुत अच्छा किया है SIUT ने कि वो फैमिली से ही लेते हैं ताकि गुर्दों की खरीद और फरोख्त ना हो. ये बड़ा ऐसा इकदाम है. तो ब्लड प्रेशर हर एक को अपना चेक करवाना चाहिए, हर एक को. ये बहुत ज़रूरी है, कम से कम 6 महीने में एक दफ़ा, और 25 साल की उम्र के बाद से स्क्रीनिंग शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि इतना इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि इंसान वो फालिज हो और बिल्कुल एक वेजिटेबल बन जाए, डमी बन जाए ना. फालिज बहुत ख़तरनाक चीज़ है. एक दफ़ा इंसान को ज़िंदगी एक दफ़ा ही मिलती है. और इमराज कल्ब भी बेतहाशा बढ़ रहे हैं क्योंकि मोटापा बहुत बढ़ रहा है. पाकिस्तान की 25% आबादी डायबिटीज़ मेलाइटस में मुब्तला हो चुकी है, और इन सब चीज़ों का ताल्लुक़ अमराज कल्ब से है. हमारा जिस्म जो है ना 50 ग्राम से ज़्यादा शुगर स्टोर नहीं कर सकता. तो ज़्यादा एक्सेस शुगर होती है वो चर्बी बन जाती है. ये चर्बी हमारी शरियानों में बैठ जाती है, जिससे हमें एंजाइना होता है, हार्ट फेलियर होता है, हार्ट अटैक होता है. और इसके अलावा हमारी शरियानें जो है ना पैरों की और हाथों की भी तंग हो जाती है, जिससे हमारे पैर में पिंडली में भी दर्द हो जाता है. जैसे चलते जिस तरह दिल का एंजाइना होता है, इस तरह पिंडली में चलते चलते दर्द होना, इसको कहते हैं इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन. एक किस्म का समझे पिंडली का एंजाइना है. ये चीज़ें हमारे यहाँ लोग समझते भी नहीं हैं, और वो समझते हैं वो रिमोटोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं और उस बात का तस्वीर ही नहीं हो पाता, बेचारा दर्द की दवाई खाता रहता है. ये बहुत ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से देखा जाए. जैसे हाइपरटेंशन क्लिनिक्स होती है बाहर की दुनिया में, सिर्फ और सिर्फ हाइपरटेंशन की क्लिनिक्स होती है. और जैसे अमेरिका में है, वहाँ कालों को बड़ा रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन होता है. जैसे काले मरीज़ होते हैं, ब्लैक पेशेंट्स, उनको अमूमन ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए औसतन 3 दवाइयाँ देनी पड़ती है, बाद दफ़ा 4 तक जाना पड़ता है. तो यह ब्लैक्स में रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन है, ये जेनेटिकली है इनमें इस प्रॉब्लम. और आप अमेरिका के किसी भी डायलिसिस सेंटर में जाएं तो आपको 80% ब्लैक से मिलेंगे, क्योंकि एक तो इनमें पावर्टी है,
फिर नेग्लेक्टेड सोसाइटी का सेगमेंट है वो, ब्लड प्रेशर इनमें का रेजिस्टेंट है, डायबिटिक भी बहुत सारे होते हैं वो, तो इन लोग में ज़्यादा है नस्बतन। जैसा कि डॉक्टर साहब भी आपने बताया, हमारा टॉपिक जो है आज वो है हाइपरटेंशन, ठीक है ना। हाइपरटेंशन के बारे में हम अगर इनिशियली लेके चलेंगे, हाइपरटेंशन की जो लेवल्स हैं यानी डायस्टोलिक और सिस्टोलिक क्या होता है, और क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ख़ास तौर पे हमारी फील्ड से रिलेटेड नहीं है, जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा सा बताएं कि हाइपरटेंशन क्या होता है। हाइपरटेंशन, जब ब्लड प्रेशर एक लिमिट से ज़्यादा है तो इसे हाइपरटेंशन कहते हैं। लिमिट क्या है? और जो आजकल के डॉक्टर भी जो पढ़ते नहीं हैं उनको भी नहीं मालूम। जी जी। तो अभी लिमिट आ गई 120/80। 120/80, ओके। 120/80 से ऊपर कुछ भी वो हाइपरटेंशन है। अच्छा, हाँ। यानी डायस्टोलिक 80, डायस्टोलिक 80, सिस्टोलिक सिस्टोलिक 120। एक जमाने में ये कहा जाता था कि बड़े बूढ़ों में अगर सिस्टोलिक 140 है, 150 है तो कोई मसला नहीं है। हाँ, लेकिन अब ये बात नहीं रही। एज प्लस 100 का फार्मूला जो था वो नहीं रहा। वो अब नहीं रहा। वो अच्छा। ये कि सिस्टोलिक हाइपरटेंशन बड़े बूढ़ों में भी ट्रीट करना चाहिए। अच्छा। हाँ, और ये सॉल्ट इंटेक का रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। हाइपरटेंशन की दो किस्में हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ओके। प्राइमरी ये कि हर एक को जैसे हो जाता है हाइपरटेंशन, उसकी एग्जैक्ट वजूहत अभी तक नहीं 100% का तयन नहीं हो सका है। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन सबसे कॉमन हाइपरटेंशन है। तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन उन चीज़ों में होता है जैसे गुर्दे की शरीयान तंग हो गई तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन होगा, या ट्यूमर हो जाता है फियोक्रोमोसाइटोमा एड्रिनल ग्लैंड में। गुर्दे के ऊपर एक छोटा सा ग्लैंड होता है जिसे कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड, उसमें ट्यूमर फियोक्रोमोसाइटोमा हो जाता है। फिर वो जो गुर्दे के ऊपर छोटा सा ग्लैंड होता है एड्रिनल ग्लैंड, बाद दफा एल्डोस्टेरोन ज्यादा बढ़ाना शुरू कर देता है, और उसके कई वजह होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। उसमें ये कि फिर नमकियात भी आगे पीछे हो जाती है कि उसका ताल्लुक नमकियात से भी है। इसके अलावा जो है ना हाइपरटेंशन की और वजह जो है ना रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, एंड हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है, किडनी डिजीज है। किडनी डिजीज में भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। बाद दफा जो होता है ना कोआर्क्टेशन ऑफ ऑर्टा होता है, बड़ी सी शरीयान जो ऐसे घूम रही होती है तो यहाँ से नीचे जब टर्न मार के नीचे आती है तो तंग हो जाती है। वो एक पैदाइशी बीमारी है। अच्छा, ये उसमें अपर लिम का हाइपरटेंशन होगा, और आप लोअर लिम देखें नीचे के पाँव, तो पाँव ठंडे हो गए, पाँव की इतने सर्कुलेशन अच्छी नहीं होगी। कंजेनाइटल डिजीज कहलाती है। कंजेनाइटल डिजीज। ओके ओके, गुड। तो अभी जैसा आपने बताया कि ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जो है, ब्लड प्रेशर अलग और हाइपरटेंशन अलग चीज़ है या दोनों सेम चीज़ है? दोनों एक ही चीज़ है। दोनों एक ही चीज़ है। हाई ब्लड प्रेशर बोलेंगे हम। ब्लड प्रेशर तो हर एक का ही होता है नॉर्मल, और जब ब्लड प्रेशर एक्सीड कर जाए तो हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, जैसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। ठीक है। और हम फारसी में बोलेंगे फिशार दम। फिशार दम, ठीक है। तो अभी आपने कहा जैसे कि इसकी कई कॉजेज हो सकती हैं जी। एक तो ये भी हो सकती है कि जेनेटिकली वो आपको हेरिडिटी में मिली हो, एक कॉज भी हो सकती है। जेनेटिक कंपोनेंट भी होते हैं। फैमिलीज में भी हाइपरटेंशन रन करती है। जैसे हम फैक्टर्स कहते हैं कि एक ओबेसिटी एक फैक्टर है, स्मोकिंग एक फैक्टर है। बिल्कुल, स्मोकिंग और ओबेसिटी बहुत बड़ा फैक्टर है। और आपका जो डाइट है वो एक फैक्टर है, आपका लाइफ स्टाइल एक फैक्टर है। ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। लोग जैसे ना सोफा पे बैठे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, खाते रहते हैं, काउच पोटैटो अंग्रेजी में। अच्छा, काउच पोटैटो कहते हैं। ओके, ठीक है। तो जो इस किस्म की तसाहुल और काहिली जो है ना, फिर वो इंसान को नुकसान करती है। वर्जिश इतनी कारआमद चीज है कि वर्जिश से इंसान की सोच और थिंकिंग भी अच्छी रहती है, और हो जाती है, दिमाग भी अच्छा काम करता है, याददाश्त की फरामोशी नहीं होती है। तो अगर जब इंसान वर्जिश करता है तो ब्रेन के साइनेप्सिस अच्छी तरीके से फंक्शन करते हैं, अच्छी तरह से कनेक्ट करते हैं, तो याददाश्त नहीं जाती। ये बहुत जरूरी है। अगर वर्जिश, खास तौर पे एरोबिक एक्सरसाइज, यानी डिमेंशिया नहीं होता, डिमेंशिया भी कम हो जाता है, कम हो जाता है। और अगर पार्किंसन वगैरह की तरफ हम जाएं तो अलग चीज है। वो पार्किंसनिज्म तो रेशा है, वो रेशा है। हाँ, वो अमूमन बॉक्सर्स को होता था, जैसे मोहम्मद अली क्ले को हुआ था। क्योंकि वो इनके सर पे चोटें लगती रहती है तो इनको पार्किंसनिज्म बहुत होता है। अच्छा, और बड़ी उम्र के लोगों को भी होता है। फिर एक खास बीमारी होती है जिसमें कॉपर, तांबा जो है ना ज्यादा जमा हो जाता है। अच्छा, लोग ये हेरिडिटरी बीमारी है, इसे कहते हैं विल्सन्स डिजीज। ओके। उस पे आंखों पे क्या रिंग बन जाती है, जो आप वैसे भी टॉर्च से भी देख सकते हैं और स्लिट लैंप में से भी देख सकते हैं। इसे कहते हैं कैसर फ्लैशर रिंग। तो ये कॉपर, तांबा जो है ना, तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक चीज है जिन लोग को ये मोरूसी बीमारी होती है। ओके। तो ये है कि इसमें ये सारी चीजें देखनी होती है।
ब्लड प्रेशर एक कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। बाद लोग जो है ना बाद दवाई खाते हैं छोड़ देते हैं, दवाई खाते हैं छोड़ देते हैं। मैं बेतहाशा मरीजों को देखता हूँ फालिज के साथ आते हैं और बड़ा अफसोस भी होता है। वो कहते हैं ब्लड प्रेशर ठीक हो गया तो बंद कर दी। अरे साहब ब्लड प्रेशर ठीक हो गया तो वो तो गोली खाने से ठीक रहा था, आप उसको छोड़ देंगे ब्लड प्रेशर राइज करेगा, फालिज करेगा, दिल का दौरा करेगा, इसके अलावा शरियाने तंग कर देगा और हार्ट फेलियर हो जाएगा। क्योंकि दिल जो है ना पंप कर रहा है ब्लड प्रेशर के अगेंस्ट। जब हाई प्रेशर हो तो दिल को अगेंस्ट में पंप करना पड़ता है जोर से, तो दिल भी एक पंप है, फिर वो जवाब दे जाता है। दिल पहले तो मोटा होता है, फिर इसके बाद जब जवाब देना शुरू होता है तो बड़ा होना शुरू हो जाता है, इनलार्जमेंट हो जाता है। फिर जो है ना बड़ी बड़ी गर्दन की नसें होगी, कले जिगर बड़ा हो जाएगा, पेट में पानी बढ़ जाएगा, मुंह सूजेगा, आंखों के गिर्द पफीनेस होगी, पांव सूजेंगे एंड फिर गुर्दे मुतासिर हो गए, अल्टीमेटली डाउनहिल कोर्स। और हार्ट फेलियर की भी 4 किस्में होती हैं, टाइप 1, 2, 3, 4। अच्छा, टाइप 1 में तो अभी आप जो चढ़ रहे हैं पहाड़ पे तो इसी अपहिल चढ़ रहे हैं तो आपकी सांस फूलेगी थोड़ा भी, सीढ़ियाँ चढ़ने। टाइप 2 जो है ना थोड़ा बहुत एक्सर्शन से फूलेगी, टाइप 3 मामूली काम करने से फूलेगी, और टाइप 4 तो ऐसा है कि आपने कमीज भी बदली है तो सांस फूल जाएगी। तो ये इसकी NYHA क्लासिफिकेशन है अमेरिका की, न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन की। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिर इसके अंदर मुख्तलिफ दवाइयाँ आती है जिसमें कि ब्लड प्रेशर के लिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, जिसमें 2 ग्रुप्स हैं, डायहाइड्रोपिरिडीन से नॉन डायहाइड्रोपिरिडीन्स। एम्लोडिपिन है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, जेनरिक बातें करूँगा। जी हाँ, जेनरिक बातें करूँगा। एम्लोडिपिन है, निकार्डिपिन है, फिर दूसरे ग्रुप के अंदर डिल्टाइजाम है, वेरापामिल है, इन सब के एसोसिएट है। फिर बीटा ब्लॉकर्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स में एटिनोलॉल है, बिसोप्रोलॉल है, मेटोप्रोलॉल है, बहुत सारी हैं। फिर एंजियोटेंसिन ARBs कहलाती हैं, जिसमें कि वार्साटान है, लोसाटान है, और इस तरह बेसाशा है। फिर एस इनहिबिटर्स है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। सबसे पहले ये आए थे, इसके बाद आर्ब आए थे। तो उसमें सबसे पुराना जो दवा था एनालाप्रिल मैलिएट, बिल्कुल। हाँ, फिर इसके बाद लिसिनोप्रिल और रेमिप्रिल और बेतहाशा इसकी ग्रुप आई है। तो एस इनहिबिटर में बहुत सारे डॉक्टर भी नहीं जानते कि ये खांसी करती है, बाद सूखी खांसी। इसका जो ड्राई कफ इसका साइड इफेक्ट है, 1 साल से खांस रहा होता है, ड्राई कफ इसका साइड इफेक्ट है, ड्राई कफ इसका साइड इफेक्ट है। बाद दफा होठ सूज जाएंगे, हाथ सूज जाएंगे, एंजियोएडिमा बोलते हैं, एंजियोएडिमा कहते हैं। हाँ, ओके। तो वो ड्राई कफ होता है, इस बात डॉक्टर को इल्म नहीं है, और वो मरीज बेचारा 1 साल से खांस के मेरे पास आता है। मैं कहता हूँ भाई ये दवाई बंद करो, खांसी ठीक हो जाएगी। तो हम दवाई चेंज करते हुए खांसी ठीक हो जाती है। बाद दफा एम्लोडिपिन लोग खा रहे होते हैं तो इनसे इनको कब्ज हो जाती है, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है वो, तो वो जो है ना उसको 2 डिल्टाइजाम SR फॉर्म में भी आती है। कहला नहीं है ये, राइट, वो वेरापामिल जो है, वेरापामिल है, वो भी करती है ना। और डिल्टाइजाम कार्डिज्म के नाम से बिकती रही है। अपनी नाम नहीं ले रहे, लेकिन हम तारीखी बयान कर रहे हैं ना। हाँ, ये तारीखी नाम यही थे, पुराने नाम बिल्कुल यही है, ऐसी है, उसी से पहचाने जाते हैं, वो सॉल्ट से नहीं पहचाने जाते। बिल्कुल। जैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो है ना निफिडिपिन जिसका वो था बेयर के पास, इसका फार्मूला था एडालट CC के नाम से, एडालट के नाम से। इन्होंने फिर आगे बेच दिया दूसरी कंपनी को, और बड़ा नुकसान उठाया कि वो कंपनी ने राइट लेके प्रोकार्डिया के नाम से बेचा, और उस कंपनी ने कई $100 बिलियन बनाए। That's all, just like सिलिंडरफिल जो हुआ है, सिलिंडरफिल में भी यही हुआ था। हाँ, सिल्डेनाफिल जो थी ना वो एंजाइना के लिए बनी थी, लोगों ने मांगना शुरू किया, क्या और दे तो उसका साइड इफेक्ट था, जो उसकी इंडिकेशन बन गया। साइड इफेक्ट था कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया ना, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन सही हो गया, इरेक्शन शुरू हो गया, तो लोगों ने कहा और चाहिए, तो फिर कंपनी फाइजर ने बोला हमें तो अब हम सोमनाथ का मंदिर हाथ में लग गया है। तो डॉक्टर साहब आपसे मेरा सवाल ये था कि एंजाइना के बारे में कुछ बताएं। एंजाइना बड़ा कॉमन सा लफ्ज़ है और लोग उसको सुन के बड़ा सीरियस हो जाते हैं, मतलब थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। एंजाइना के मानी ये है कि जब आदमी चल रहा है या कोई भी एक्सर्शन करता है तो सीने में तकलीफ हो जाती है। अमूमन ये होती है सीने में तकलीफ हमारी ये हड्डी के पीछे और दोनों आर्म्स में जाती है, और बाद दफा कान पे जाती है, जबड़े में जाती है। आप
लोगों को वहम इधर होता है कि यहाँ हमारा दर्द हो रहा है दिल की तरफ, वो एंजाइना नहीं होता। लेकिन हम मरीजों को बताते नहीं कि मरीजों को बताया तो वो सोचने लगता है कि भाई ये, अब फिर वो हम बोलेंगे नहीं दर्द हो रहा है ना, बाद लोग वहम करते हैं। तो इसलिए हम इतना वाज़ेह तौर पे नहीं बताते, लेकिन ये आवाम की आगाही के लिए बता रहा हूँ कि ये है एंजाइना। अच्छा, पैदल चलने या कोई मुशक्क़त करने से आदमी का अगर सांस फूलने लगे या सीने में दर्द होने लगे, इसको एंजाइना कहते हैं। क्योंकि जब दिल की शरियानें तंग होती है तो खून की सप्लाई दिल को नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। जब आदमी कोई काम की मुशक्क़त बढ़ा देता है तब तो उस वक्त दर्द होता है, इसे एंजाइना कहते हैं। यानी कि एक्सर्शन नाम है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस, पेक्टोरिस तो इस रीजन को कहते हैं, पेक्टोरिस रीजन को कहते हैं, और एंजाइना यानी दर्द। पेन इन द चेस्ट ड्यू टू लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ लेस सप्लाई ब्लड सप्लाई ड्यू टू एनी रीजन, आइदर वेसोकंस्ट्रिक्शन या फिर वो शरियानें तंग हो जाती है, चर्बी जमी होती है, इसको एथेरोस्क्लेरोटिक लीजन्स कहते हैं। अच्छा, एक सवाल है कि एंजाइना और हार्ट अटैक में क्या फ़र्क होता है? हार्ट अटैक में ये कि दिल डैमेज हो जाता है। अच्छा, हार्ट अटैक में डैमेज है। एंजाइना में डैमेज नहीं होता, लेकिन सर्कुलेशन कम होने से दर्द होता है। और एंजाइना हमेशा 5-10 मिनट लास्ट करता है। आप खड़े हो गए या बैठ गए तो चला जाएगा, ठीक है। और जो हार्ट अटैक का दर्द है वो तकरीबन काफ़ी देर तक रहेगा और डैमेज कर देगा। दिल डिपेंड करता है कि कितना, कौन सी आर्टरी ब्लॉक हुई है, कितनी ब्लॉक हुई है, किस लेवल पे ब्लॉक हुई है। तो मुख्तलिफ जगहों के हार्ट के डैमेज हो जाते हैं। इंफीरियर वॉल एमआई होता है, पोस्टीरियर वॉल एमआई होता है, एंटीरोलेटरल एमआई होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। जैसे बाहर के मुल्कों में तो फौरन मरीज को शिफ्ट किया जाता है, फौरन, और उसकी उसी वक्त इमरजेंसी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी कर देते हैं। अच्छा, ये भी थोड़ा उड़ा देते हैं हार्ट अटैक को। ये भी थोड़ा बताएं, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी क्या होता है? क्योंकि एंजियोग्राफी ये कि उसमें जैसे हमारी शरियान है तो वो नीचे से करते हैं हमारे यहाँ, तो फ्यूमरल आर्टरी से, तो उसमें वो जाते हैं दिल तक, वो कोरोनरी आर्टरी तक, फिर उसमें डाई डालते हैं, ठीक है। तो डाई से दिखेगा कहाँ की शरियानें हैं, किस तरह इसकी रवानी है खून की, नहीं है, वो डाई जो है उस ब्लॉकेज को अब्सॉर्ब कर लेगी और कलर हाईलाइट हो जाएगा, ऐसी है? नहीं, वो डाई जा रही है जैसे पाइप के जरिए, तो पाइप दिखेगा, वो दिल की शरियान दिखेगी। जहाँ से तंग होगी तो वो दिखेगा कि तंग है। तो ये है। और दूसरी बात ये कि थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी होती है, जिसमें आप इंजेक्शन मार के क्लॉट को हरा सकते हैं, इसे क्लॉट बस्टर कहते हैं। सबसे पहले तो स्ट्रेप्टोकाइनेज आया था, फिर टीपी आया, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। इसके अलावा भी बहुत सारी मुख्तलिफ मॉडलिटीज वजूद में आ गई है। तो बहुत खातिर ख्वाह हार्ट अटैक को रोका जा सकता है अगर वो अर्ली डायग्नोज हो जाए। अर्ली हमने बस तकरीबन 2 घंटे का विंडो होता है, 1.5 घंटे का, उससे भी पहले पहुंच जाए ना। जितना जल्दी पहुंचे इतना जल्दी अच्छा। अगर आधे घंटे के अंदर आ जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो वहाँ तो जैसे वहाँ EMTs वगैरह बड़े अच्छे ट्रेंड होते हैं, तो वो सारा बेसिक काम वहाँ से शुरू हो जाता है। अब तो EMTs कितना ट्रेन हो गए कि अगर इनको कहा जाए कि वहाँ से वो वीडियो कॉल करके कार्डियोलॉजिस्ट से कि यहीं पे आप थ्रोम्बोलिटिक दे दो, तो वहीं पे एम्बुलेंस में रास्ते में ही दे सकते हैं। अच्छा, उनकी मॉडलिटीज बहुत अच्छी है। एंड फिर हमारे पास जो ना हर जगह पे एक डिफिब्रिलेटर होना चाहिए। अच्छा, जब हार्ट अटैक होता है ना तो बाद में हार्ट की रिदम ऐसी हो जाती है, हार्ट ऐसे तो हार्ट फंक्शन ही नहीं कर रहा, तो डिफिब्रिलेटर होता है, फौरन शॉक करना चाहिए। अच्छा, अगर ज़रूरत हो तो, अगर हार्ट अगर आपका स्टॉप हो गया है या एकदम मलिग्नेंट रिदम में चला गया है या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में चला गया है, खास किस्म की रिदम होती है जो ECG पे देखी जाती है, तो उसमें हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि डिफिब्रिलेटर हो। और हमारे तो अस्पतालों में भी अक्सर डिफिब्रिलेटर नहीं होते, तो ये बहुत ज़रूरी है। हमारे एम्बुलेंसेज में यहाँ पे इतने डिफिब्रिलेटर नहीं होते। एम्बुलेंसेस चलती है छोटी मोटी, जस्ट लाइक अ ट्रांसपोर्टेशन, आपने बस उसको डाला स्ट्रेचर पे और बस मूव किया। उसमें कोई पैरामेडिक्स ट्रेन नहीं होते ना, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे मुल्क में होना चाहिए, पूरा इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम होना चाहिए। अब इन्होंने 11-22 शुरू तो किया है, अब अल्लाह करे कि बहुत अच्छा स्ट्रीमलाइन हो जाए। ये कराची में, अब पंजाब में तो है, आई थिंक कराची में भी स्ट्रीमलाइन करना चाहिए, क्योंकि कराची की बहुत बड़ी आबादी है और सारे कार्डियक सेंटर्स होने चाहिए या इमरजेंसी रिस्पांस मिल सके। खासतौर पर NICVD का रोल अच्छा है, NICVD अच्छा काम कर रही है।
बाकी लैकिंग है हर जगह पे। तो जैसे आपने बताया कि हार्ट रेट, हाइपरटेंशन अलग है, सॉरी एंजाइना अलग है, और हार्ट अटैक अलग चीज़ है। हार्ट अटैक जब एंजाइना से आगे बढ़ के होता है, आगे बढ़ के होता है। एंजाइना की एक दूसरा किस्म का भी एंजाइना आता है जिसे कहते हैं अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना में ये कि बार बार दर्द होने लगेगा और जो है ना ये दर्द प्रोग्रेस करता जाएगा हार्ट अटैक की तरफ, इसे कहते हैं अनस्टेबल एंजाइना। तो उसको अगर जल्दी से पकड़ा जाए तो हम खासी बड़े डिजास्टर से बच सकते हैं, रोका जा सकता है उसको। खासतौर पे ये मंशियात जो है ना वो भी बड़ी कातिल है। कोकेन जो लेते हैं तो इतना बाद दफा मैसिव हार्ट अटैक होता है कि आदमी जानवर नहीं होता फिर, कि वो बड़ी तादाद सारी शरियानें जो है ना हार्ट की बस्ते कर देता है, बंद कर देता है। अच्छा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, स्पाज्म में चली जाती है। स्पाज्म में चली जाती है। तो उसमें यह है कि मैसिव हार्ट अटैक होता है। और मैंने तो अमेरिका में भी देखे कोकेन वाले बड़ी जल्दी दुनिया से चले जाते हैं फिर। अच्छा, आप कोकेन को लोग समझते नहीं है लेकिन बात बड़ी जानलेवा होती है। ड्रग्स तो ज़ाहिर है जो सी भी हैं वो सारी उनका साइड इफेक्ट इस तरह से ही है। जी जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, फिर और अगर हम आगे चलते हैं तो अगर हाइपरटेंशन को आप ट्रीट ना करें तो फिर वो हार्ट फेलियर की तरफ जाएगा, हार्ट फेलियर की तरफ जाएगा, किडनी फेलियर, रीनल फेलियर पे जाएगा, पाइलेज होगा, आई की प्रॉब्लम हो सकती है, थ्रोम्बोसिस, आपने कहा कि वो आपकी विजन भी जा सकती है। एक हाइपरटेंशन होता है जिसे कहते हैं मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। जैसे 240 140 हो रहा है, इस पे एंड ऑर्गन डैमेज होता है। आंख का पर्दा लीक करेगा, आंख के पर्दे में ब्लीडिंग हो जाएगी, जो हमारी ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो जाएगी। तो अगर ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई तो ब्लाइंड हो जाएगा इंसान, तो उसकी रिपेयर नहीं हो सकती वो कभी। ऑप्टिक नर्व की अगर एक दफा उड़ गई तो फिर रिपेयर नहीं होती है। और ऑप्टिक नर्व इतनी बारीक होती है, आप समझे कि एक बड़ा सा मोटा सा धागा है ना, इतनी बारीक होती है। अल्लाह ताला ने इसमें क्या रमूज रखे हैं आप सोच नहीं सकते, लेकिन बहुत बारीक होती है माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, तो फिर ये बताइए, जैसे आपने बात की कि ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन के हवाले से, तो हार्ट ज़ाहिर है हमारा एक पंपिंग स्टेशन है, उसको ब्लड भी चाहिए, उसके भी तो अपने पट्टे होते हैं ना, पट्टे होते हैं ना, उसमें तीन किस्म की लेयर्स होती हैं, एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम। तो कहाँ पे जाके डैमेज होता है इन तीन? मायोकार्डियम डैमेज होता है। तो उसको हम MI इसीलिए कहते हैं कि ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहलाता है। बिल्कुल बजा फरमाया, ठीक है ना। और उसमें खास सर्टन एरिया होता है जो डैमेज होता है, कोई भी ये भी तो होता है ना। देखिए 2 शरियानें होती है मेन दिल में, राइट कोरोनरी एंड लेफ्ट कोरोनरी। आई डू एग्री। मैं लेफ्ट कोरोनरी में एक बड़ी शरियान होती है, LED बोलते हैं, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग। ओके, मेरा सवाल ये था कि अमूमन होता है कि एक अटैक हुआ और बंदा मतलब एक्सपायर हो गया, ठीक है ना, और कभी कभार होता है कि एक अटैक हुआ, बच गया, दूसरा हुआ, सर्वाइवल हो गया, तीसरे में जाके, तो ये डिपेंड भी होता है। ऐसा भी होता है ना, ऐसा क्यों होता है? ऐसा ये होता है कि लोग फॉलोअप नहीं रखते, दवाई नहीं लेते हैं। अगर सपोज शरियाने तंगे, एंजियोप्लास्टी कर दी तो वो शरियाने तो खुल जाएगी, ठीक है। अगर 2-3 शरियाने खराब है तो फिर बाईपास होता है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, जिसे कैबेज कहते हैं, CABG कैबेज कहते हैं, बिल्कुल। तो अगर सही मानों में ट्रीटमेंट करें और इंसान फॉलोअप रखे और दवाइयाँ पाबंदी से रहे, अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करे, वर्जिश करे, ये बड़े का गोश्त ना खाएं, चर्बियाँ बंद करें, मोटापे से बचे, सिगरेट नोशी छोड़ दें, पान, तंबाकू, छारिया, गुटखा, मैनपुरी ये सब छोड़ें, किसी किस्म की ड्रग्स इस्तेमाल ना करें, हेरोइन, कोकीन, ऑल दिस थिंग्स, यू नो, मैरिजुआना। और मैरिजुआना पे बड़ा हंगामा हो रहा है कि इसको लीगलाइज किया जाए, लेकिन ये साबित हुआ है कि मैरिजुआना भी नुकसान करती है, इंसान का कॉग्निशन खराब कर देती है। अच्छा, मुझे इसकी थोड़ी बताएं, क्या चीज़ है ये मैरिजुआना? जो हम लोग यहाँ पीते हैं ना, इसे क्या बोलते हैं, हशीश बोलते हैं, क्या बोलते हैं हमारे मुल्क में? ये फिर ड्रग्स की बात आ गई। हाँ, नहीं तो ये तो खैर जो चीज़ गलत है वो गलत है। हाँ, तो ये मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हर तरीके से ड्रग्स नुकसान करती है। अच्छा, ये मैंने भी सुना है मैंने कि कुछ हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो होती हैं वो कुछ अरसे तक काम करती हैं, उसके बाद वो डीएक्टिवेट हो जाती हैं या इनएक्टिव हो जाती हैं। ऐसा क्या है? एक फिनोमेना है मेडिसिन में, इसको कहते हैं टॉलरेंस। हाँ, यही टॉलरेंस डेवलप हो जाता है, देन यू हैव टू चेंज द मेडिकेशन। या तो कितने अरसे के बाद होता है ये अमूमन? ये बाज़ लोगों में जल्दी होता है, बाज़ लोगों में देर से होता है, 2 साल 3 साल, बाज़ लोगों में 1-2 सालों में हो जाता है। अच्छा, बाज़ लोग को नहीं होता, बाज़ लोगों नहीं होता। नहीं, डिपेंड्स ऑन ऑन पेशेंट्स। हाइपरटेंशन की भी बहुत सारी मेडिसिन है, वो हर एक के कोई खास फार्मूला नहीं है कि एक ही मेडिसिन दे दो।
डिपेंडिंग, जैसे कोई स्मोकर है, इसको फेफड़े की बीमारी है, COPD, बीटा ब्लॉकर देंगे तो इसका फेफड़ा और तंग हो जाएगा, तो वो सारी चीजें देखनी पड़ती है। जैसे इसका हमने जिक्र किया, उसे सूखी खांसी होती है, ड्राई कफ होता है, फिर उसमें बाद दफा रिएक्शन होता है, होंठ सूज जाते हैं। फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में एम्लोडिपिन वगैरह में कब्ज हो जाती है, दिल की रफ्तार बढ़ जाती है, वरम हो जाता है। तो ये सब आगाही बहुत जरूरी है। मेरे पास बेतहाशा मरीज आते हैं बेतहाशा कब्ज के साथ, बड़ी उम्र में, वैसे ही हमारी आते स्लो हो जाती है। आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे, वो होता है स्मूथ मसल रिलैक्सेंट, और फिर बेइंतहा कब्ज में इजाफा होता है। तो ये बहुत सारी चीजें देखनी होती है, जीरियाट्रिक्स भी देखना होता है, उम्र को देखना होता है, फिर ये देखना होता है कि रीनल ब्लड सप्लाई कैसी है, कि हम ऐसी दवाई ना दे देंगे जिससे रीनल ब्लड सप्लाई एकदम कम हो जाए तो और प्रॉब्लम बढ़ जाए। बहुत सारी चीजें देखनी होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स, नमकियात को देखना होता है। अब ये भी देखा गया है कि जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, एलिवेटेड होता है, उनका भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और जब वो सही होता है तो वो रिदम में आ जाता है। इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है ना, इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है। तो कोलेस्ट्रॉल का ताल्लुक है इस चीज से, एसोसिएशन आप बोल सकते हैं, एसोसिएशन है, एसोसिएशन आप बोल सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं। लिपिड प्रोफाइल में 5-6 चीजें देखनी होती है। एक तो टोटल कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, फिर जैसे आपने कहा ट्राइग्लिसराइड है, ट्राइग्लिसराइड अमूमन डायबिटिक में बहुत बढ़ जाते हैं, और बाद दफा ये खानदानी मौरूसी होती है, जिसे कहते हैं फैमिलियल हाइपरट्राइग्लिसरीडीमिया। उसमें बाद लोगों का ट्राइग्लिसराइड 1000 से भी ऊपर हो जाता है। उसमें फिर ये कि बाद लोगों का जो लुबलुबा उड़ जाता है, जैसे पैंक्रेटाइटिस हो जाती है। अच्छा, हाँ, फिर इसके अपने मसाइल है बहुत ज्यादा ट्राइग्लिसराइड हाई होने के। फिर एक होता है LDL, जो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है। हाँ, LDL और HDL की थोड़ा सा बताएं। हाँ, उसके बाद LDL खराब कोलेस्ट्रॉल है, उसको अगर कोशिश करें 100 के नीचे रखें। अच्छा, 100 के नीचे, जिनको बीमारी है LDL को। और HDL है अच्छा कोलेस्ट्रॉल, कोशिश करें कि HDL जो है ना 45 से ऊपर रहे। अच्छा, 45, ये इसके बॉर्डर लाइन से आपने बता दी। हाँ, ट्राइग्लिसराइड्स 150 तक ठीक है, 150 से ऊपर जाए तो प्रॉब्लम है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल है 200 से ऊपर नहीं होना चाहिए। और अगर कार्डियक डिजीज है तो 170 रिकमेंडेड है। कोशिश है आप 170 से भी नीचे रखें, LDL 100 से नीचे रखें, HDL कोशिश करें कि आप 45 से ऊपर हो, और ट्राइग्लिसराइड्स आप कोशिश करें 150 से नीचे रहे। फिर बाहर के मुल्कों में तो इसकी भी फ्रैक्शनेशन होती है, हमारे यहाँ नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान में, हमारे मुल्कों में ग्राउंड रिलेटिव्स देखते हैं, गुर्बत इतनी है, तो फिर जो बहुत ही अमीर लोग, और वो भी बहुत कम लैब्स करती है, ज्यादा लैब्स करती भी नहीं है। अच्छा, राइट। फिर ये जहाँ तक हार्ट अटैक का ताल्लुक है, एक होता है ब्लड का टेस्ट, सीरम होमोसिस्टीन। अच्छा, जिनका होमोसिस्टीन ज्यादा है, इनको बड़ा खतरा होता है हार्ट अटैक का और फालिज का। ये सब चीजें बेसिकली देखनी चाहिए डॉक्टर को, कार्डियोलॉजिस्ट को। मैंने बार दफा इतनी सारी देखी है, नेग्लिजेंस के पूरा बाईपास कर देते, होमोसिस्टीन चेक नहीं करते, फिर दोबारा हार्ट अटैक हो जाता है। अच्छा, और इसका बड़ा इतना मुश्किल इलाज भी नहीं है, इसका एक बेसिक इलाज है, आप फॉलिक एसिड दें, होमोसिस्टीन नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, फॉलिक एसिड? हाँ, सिंपल फॉलिक एसिड। अच्छा, फिर ब्लड थिनर्स दी जाती है, एस्प्रिन है, क्लोपिडोग्रेल है। मैं जेनरिक नाम यूज कर रहा हूँ ताकि हम बिल्कुल न्यूट्रल बात करें। एग्जैक्टली वही करना चाहिए। तो एस्प्रिन दे, क्लोपिडोग्रेल है। फिर एंजाइना के लिए दवाई है, जिसे नाइट्रोग्लिसरीन आप मुंह के नीचे रखें, सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन। पे नाइट्रोग्लिसरीन के पैच भी आते हैं, बाहर के मुल्कों में नाइट्रोग्लिसरीन के स्प्रे भी आते हैं, यहाँ भी अवेलेबल है, ऐसी बात नहीं है। तो बहुत सारी मॉडलिटीज है। फिर लॉन्ग एक्टिंग आइसो नाइट्रोग्लिसरीन भी है, मोनोसोर्बाइड नाइट्रेट एंड आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, है ना। फिर ब्लड थिनर्स में इसके अलावा जो है ना, खून की रवानी के लिए बाज लोग सब तो इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन मैं जाती तौर पे करता हूँ सिलोस्टाजोल। अच्छा, ये खून पतला तो नहीं करती, लेकिन खून की रवानी रखती है। अच्छा, गुड। हाँ, तो ये मैंने इसको बहुत फायदेमंद पाया है। यहाँ तक कि अगर आप सही से मैनेज करें तो आप बहुत सारे मरीजों को एंजियोप्लास्टी और बाईपास से भी बचा सकते हैं। हाँ, तो डॉक्टर साहब, हमारे ब्रेक का टाइम हो गया है। नाज़रीन, हमारे ब्रेक का टाइम हो गया, तो हम दोबारा मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो अब चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। तो अब डॉक्टर साहब, मेरा आपसे एक सवाल ये भी था कि जैसे आपने बताया कि कोलेस्ट्रॉल जो है उसका ताल्लुक एक
एक ताल्लुक तो है, लेकिन डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है ब्लड प्रेशर से। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर एकदम से शूट करता है या एकदम से ड्रॉप हो जाता है, और क्या हो सकता है? देखिए, शूट करने की एक वजह स्ट्रेस भी होती है ना। हाँ, स्ट्रेस फैक्टर। स्ट्रेस तो ऐसा है कि आदमी जैसे वर्जिश कर रहा है, भाग रहा है मैदान में, उसमें तो नेचुरली ब्लड प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि दैट इज द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। तो उसमें एक स्ट्रेस से भी बढ़ता है, नंबर एक। नंबर दो, यहाँ तक के स्ट्रेस से अमवात होती थी, जैसे हम कहते हैं दिल टूट के मर गया, तो वाकई साइंस ने साबित किया वाकई चीज मौजूद है। अच्छा। हाँ, ये ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम जिसे कहते हैं। अच्छा, ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल होता है, ऐसे कहते हैं टाकायासु सिंड्रोम। अच्छा। उसमें ये कि ये जापानीज ख्वातीन में ज्यादा पाया गया कि वो अचानक मर्द की या औरत की, दोनों में से किसी की फौतगी हो गई, इतने अटैच्ड होते हैं, 60 साल 70 साल की शादियां होती हैं पुरानी, तो गम की हालत में उनका हार्ट फेल हो जाता है, क्योंकि वो टाकायासु सिंड्रोम का साइंटिफिक रीजन ये है कि एकदम डिस्चार्ज होता है केमिकल एड्रेनर्जिक डिस्चार्ज, तो दिल जो है ना बलून कर जाता है, हुंके की तरह बलून कर जाता है, एंड देन कॉजेस डैमेज एंड दे कैन डाई फ्रॉम इट। वो ये पहले तो हम ऐसा कहते थे दिल टूटने से मर गए थे, हाँ, ये वाकई साबित हुआ है। ये सही थी, पहले हम सही समझते थे, और ये अब आपने कहा कि साबित हो गया, साइंटिफिक साबित हो गया। वेरी अमेजिंग भाई, वेरी गुड। बड़ी साइंस में अल्लाह ने बड़ी राज रखे हैं, जितना हम तालीम हासिल करें, जितना इसके रमूजों में जाएं, इसमें इंसानियत का भी फायदा है, और जो रिसर्च करते हैं मैं समझता हूँ ये बड़े नेक लोग हैं। अच्छा, तो आपने जैसे बताया कि हाइपरटेंशन तो ठीक है, हमने इसको लेके चलना, ये क्रॉनिक मैनेजमेंट की एक डिजीज़ है ना, क्योंकि ये तो ख़त्म तो होती नहीं है, आप दवा खाते रहेंगे तो ये मैनेज रहेगा। राइट, ठीक है ना। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से हेल्प होती है। छोटे लेवल का ब्लड प्रेशर है, इंसान वर्जिश करे, अपना वजन कम करे, खून को पतला रखे, नमक का इस्तेमाल कम करे, कम कर दे, सिगरेट नोशी छोड़ दे, हाँ, लाइफ स्टाइल थोड़ा चेंज करे, फास्ट फूड से अवॉइड करे। फास्ट फूड तो बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा, और सब्जियों की वेजिटेबल की तरफ जाए। पॉजिटिव चीजें क्या है, क्या क्या खाना चाहिए आदमी को? आदमी को ये कि बड़े का गोश्त बिल्कुल बंद कर दे, नो रेड मीट। वो तो बंद हो गया, ठीक है, ठीक है। मछली खाएं, मछली अच्छी तो छोटे का गोश्त खा सकते हैं, छोटे का खा सकते हैं, मटन खा सकते हैं, टर्की खा सकते हैं, मुर्गा भी चिकन खा सकते हैं, लेकिन हमारे चिकन में प्रॉब्लम्स है ना, हार्मोन्स एंड इंजेक्शंस एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, फिश खा सकते हैं, फिश खाए, समुद्री फिश खाए, मैं तो मशवरा यही दूंगा। अच्छा, फिश, सालमन हुआ, मैकरल हुआ, अच्छा, है ना, but they are very expensive, you know. They are very expensive. You cannot afford it, na? Unfortunately, you cannot afford it. Unfortunately, you cannot. Unfortunately, it is very much out of range. सब्जियां खाएं, सब्जियों में तो मैं ये तो कह रहा हूँ आपसे कि वेजिटेबल इज बेस्ट चॉइस है, वेजिटेबल्स पे जाएं, दालें खाएं, वेजिटेबल खाएं, आप फ्रूट खाएं। पाकिस्तान में फ्रूट की जन्नत है, और पाकिस्तान में फ्रूट बहुत सारे, सस्ता भी है और अच्छा भी है। अमरूद, केले आपको इतना सस्ता मिलेगा कि आप यहाँ 1 दर्जन खरीदे हैं और अमेरिका में 1 केला खरीदे हैं, साहब, फिर भी आपको 1 दर्जन या सस्ता पड़ेगा, वो 1 केला हाँ आपको वेस्ट पे महंगा पड़ेगा। नहीं, इसका मतलब ये कि अल्टरनेट हमारे पास ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी ग्रीन्स, सैलेड्स एंड फ्रूट्स। जो चीज छिलके के साथ खा सकते हैं, छिलके के साथ खाएं, खीरा, ककड़ी, है ना, शिमला मिर्च, मूली, धनिया, पुदीना, सब छिलके के साथ। छिलके में अल्लाह ताला ने बड़ी खसूसियात रखी है। छिलके में जो मुझे लगता है फाइबर ज्यादा होता है, नंबर 2-3 चीजें है, तो ल्यूटीन, अच्छा है ना, और ये आपकी आई के लिए बहुत अच्छा है, होते हैं, हाँ, ये सब जो बायोटीन वगैरह होता है, स्किन के लिए और आई के लिए बड़ी मुफीद चीज है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है। ल्यूटीन तो मुझे पता है आई के लिए बेहतरीन चीज है। तो इसका मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स ले लें आप, लीफी, और साथ में आप फ्रूट्स ले लें, राइट। और घी, मक्खन, तेल, चर्बी अवॉइड करें ना, अवॉइड करें। असल में हमारी आर्टिफिशियल चीज़ अवॉइड करें, बेकरी आइटम अवॉइड करें, फास्ट फूड अवॉइड करें, और ये लोग जूस पीते हैं ना, ये भी खतरनाक है। जूस दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है। कौन सा? ये डब्बे वाला? कोई भी जूस हो, डब्बे वाले। अगर फ्रेश जूस पीते हैं तो फ्रेश जूस आप पिए, फ्रेश जूस पी सकते हैं ना। डब्बे वाले के खिलाफ है। डब्बे वाले के मैं इसलिए खिलाफ हूँ कि उसमें हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप होता है, और अमूमन जूस बहुत ही कम होता है, और उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी तो होते हैं, तो वो सारे कैंसर कॉज करते हैं, और चीजें, इनको गलत चीजें शामिल करने की इजाजत है बाय लॉ, स्पेशली इन द वेस्ट। अच्छा, हाँ, वहाँ भी बड़ी केमिकल पॉइजनिंग है। तो you should avoid the tin type juices, and you should go for fresh juices. fresh बल्कि फ्रूट खाए ना, जूस भी ना खाए। जब दांत है तो जरूरत क्या है जूस पीने की? मोटापा होता है ना, आप फ्रूट खाएं, फ्रूट में फाइबर होगा, बिल्कुल, और उसके छिलकों में भी अल्लाह ताला ने रंग बिरंगी विटामिन रखे हैं, बिल्कुल रखे हैं, ठीक है, एग्रीड। तो ये चीजें लोग नहीं समझते हैं।
और ये बहुत बड़ा इंसानियत के खिलाफ ये जो है ना सोडास, ओ माय गॉड, ये सोडास इतनी मोहलक चीज है। ये जो ड्रिंक्स आती हैं इनकी बात कर रहे हैं, अमेरिकी कौम तो ऐसी तंबू हो गई सोडा पी पी के कि एक बड़ा उठा के, एक नाम पता नहीं डूके नहीं डूके, वो पी जाते हैं। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। हाँ, तो वो पी जाते हैं, तो उसमें इतनी सारी चीनी वो पी गए ना। ओह, तो अमेरिका में बहुत डायबिटीज है। अमेरिका में तो आपको तकरीबन 350-400 पाउंड के ऐसे मोटे दिखाई देंगे कि फिर आप इनको सीढ़ी से भी नहीं उतार सकते। फिर क्रेन आती है, खिड़की तोड़ते हैं, फिर क्रेन से इनको निकाल के नीचे लाया जाता है, बिकॉज दे आर सो ह्यूज। तो स्ट्रेचर घुस भी नहीं सकते, ऐसे इतने बड़े स्ट्रेचर भी नहीं होते ना। सही कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल। फिर उसको उठाने में ही जो है ना, वो इमरजेंसी मेडिकल सर्विस वालों की कमर जवाब दे जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस सोडा बिल्कुल अवॉइड करें, ये जहर है। एक तो ये ठीक है। कार्सिनोजेनिक है, कैंसर करते हैं। अच्छा, दूसरा इसके अंदर बहुत ही ज्यादा चीनी होती है। ठीक है। वह इसमें फिर इसके अलावा जो है ना ऑस्टियोपोरोसिस होता है, हड्डियां बुरबुरी हो जाती है। क्योंकि कैल्शियम की इंटेक को पोर कर देता है या अब्सॉर्ब कर देता है या फास्फोरस को केमिकल जो उसमें है ना, और उसकी जो मेकिंग है उससे ऑस्टियोपोरोसिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ठीक है। एंड मैंने तो एक दो दफा कई टेलीविजन स्टेशन पे बोला था कि ये अगर साबित कर दें तो मैं मान जाऊंगा, लेकिन आज तक वो इदारे और फैक्ट्रियां जो मशरूबात को बनाती हैं वो मेरे सामने कभी भी नहीं आई। वो तो खैर है, आपकी बात सही है। आगे इन्होंने बास स्टेशन पे मुझे ब्लॉक कर दिया। नहीं वो उस तरफ नहीं जाते। बहरहाल ये कि हमें जो करना चाहिए, मैं समझ गया कि आप हेल्दी लीफी ग्रीन्स एंड एरोबिक एक्सरसाइज, एक ब्रिस्क वॉक होती है, वो ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए। एंड बी हैप्पी। द मेन थिंग इज बी हैप्पी, बी पॉजिटिव। तवक्कुल करें अल्लाह पे, बिल्कुल, और अच्छा सोचें और कोशिश करें कि अपनी जिंदगी के हालात बेहतर हो जाए। तो कहते हैं ना, अच्छा गुमान करो तो अच्छा मिलेगा। हाँ, और अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है। जो भी मेहनत करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको सिला जरूर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये हो ही नहीं सकता कि ना हो देते हो। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा वजूद ही नहीं है। कोई इंसान की बात हो, अपनी कोताहियां होती है। तो इंसान को मेहनत करनी चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना चाहिए। मेरा तो ईमान है, और मेरा तो ईमान है कि जो है ना, हलाल के 4 आने में इतनी ताकत होती कि 4 अरब रुपए में नहीं होती। बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात की। आपने कहा हीमाटोलॉजी में भी आपने काफ़ी सारी, मतलब आपकी स्पेशलिटी रही है, तो थोड़ा सा बताएं कार्डिक के हवाले से। कार्डिक के हवाले से सबसे बड़ी कॉमन हमारे यहाँ जो है ना, मेरे पास बच्चियाँ आती हैं, औरतें आती हैं हीमोग्लोबिन 5 और 4 के साथ। जब इतना हीमोग्लोबिन लो हो ना तो दिल फेल कर जाता है, हार्ट फेलियर हो जाता है। दिल को तो ऑक्सीजन चाहिए ना, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके चलता है। अच्छा, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके चलता है। तो बड़ा ये अलमिया है, और मैं कहता हूँ, मैं औरतों को सलाम करता हूँ कि 3 और 4 हीमोग्लोबिन के साथ चल रही कैसे चल रही है। मैंने हीमोग्लोबिन 2 का भी देखा है, बल्कि मैंने एक अस्पताल में मरीज दाखिल किया था, वो बलूचिस्तान से आया था ना, अस्पताल वालों ने हाथ छोड़ दिए थे। अच्छा, पता है कितना हीमोग्लोबिन था? आप सोच नहीं सकते कि वो इंसान की जिंदगी के साथ कंपेटेबल ही नहीं है। अच्छा, हीमोग्लोबिन 1। अस्पताल ने हाथ छोड़ दिए। मैंने कहा मैं दाखिल करता हूँ अपनी जिम्मेदारी पे। वो बच्चा बच गया, और वो बलूचिस्तान में फुटबॉल खेलता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस ये अल्लाह की मेहरबानी है। लेकिन ये एक बड़ी, असल में एक तो हमारे गुर्बत की वजह से भी बाज़ सेगमेंट्स जो बहुत कच्ची आबादियों में अंदर रहते हैं, ना तो इनको फ्री का खाना मिलता है, ना इनकी सेहत होती है। मैंने बड़े अलमनाक मनाजिर देखे हैं। तो दूसरी बात, कीड़े, ये तो हुकूमत ने बहुत ही अच्छा किया कि बच्चों को सबको कीड़े की दवाई पिला रहे हैं, ये डीवॉर्म जो कर रहे हैं, डीवॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि तीसरी दुनिया में एनीमिया की सबसे बड़ी कॉज औरतों और बच्चों में कीड़े हैं। और वो जाहिर है उसकी वजह, एक तो आपका वाटर हो गया, और दूसरा आपका वो, और दूसरा हमारे यहाँ थैलेसीमिया बहुत है। थैलेसीमिक बच्चों को भी हार्ट फेलियर हो जाता है, एक तो खून की कमी की वजह से, और इनके जिस्म में आयरन जमा होता रहता है। आयरन भी दिल में जाके बैठ जाता है और हार्ट को कमजोर कर देता है। तो ये थैलेसीमिया तो मैंने सुना है फैमिली, ये मैरिजेस की वजह से होता है। ये होता है असल में इनमें ये कि सीबीसी करें। बाज़ हुकूमतें दुनिया की, इन्होंने ये शादी से पहले कंपलसरी कर दिया सीबीसी। अच्छा, जो थैलेसीमिया के डायरेक्शन में होता है तो उनको मशवरा देते हैं कि आप लोग अब आपस में शादी ना करें, बिल्कुल। और नहीं माने तो उनकी अपनी मर्जी है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बाज़ मुल्क, जैसे हमारा एक हमसाया मुल्क है, मैं नाम बता दूं, हमसाया मुल्क है ईरान, तो वहाँ तकरीबन थैलेसीमिया खत्म हो गया अब। अच्छा, उन्होंने पाबंदी लगा दी। स्क्रीनिंग करते हैं ना, स्क्रीनिंग करते हैं तो लोग अमूमन समझदारी का काम लेते हैं, फिर वो शादी नहीं करते उस किस्म की
कि दोनों में अगर वो जीन कैरी कर रहे हैं माइनर, दोनों में थैलेसीमिया माइनर है या किसी में मेजर भी है, मेजर तो अमूमन मालूम चल जाता है, हाँ, माइनर नहीं चलता, इंटरमीडिया भी चल जाता है, लेकिन माइनर नहीं मत चलता। तो माइनर को फिर वो दो आपस में नहीं करते अमूमन। डॉक्टर साहब हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है, थैंक यू वेरी मच आपका। नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है, नेक्स्ट वीक दोबारा मिलते हैं। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अख्तर सईद हेल्थ एंड कैरियर के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।